हेलो एवरीवन। हाँ भाई, जो क्लास 10 साइंस की जो अपनी सीरीज चल रही थी जिसके अंदर अपना लेसन नंबर 3 चल रहा था और लेसन नंबर 3 की 2 क्लासेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। आज होगी अपनी ये क्लास नंबर 3। तो देखिए, पिछले वीडियो में अपन ने टॉपिक स्टार्ट यानी जो टॉपिक धातु था अपना, उसके अंदर पहले तो अपन ने परिभाषा क्लियर की है। परिभाषा के बाद में धातुओं के भौतिक गुणधर्म कंप्लीट किए हैं। उसके बाद में अपन डिस्कस कर रहे थे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, जिसके अंदर 4 प्रकार के आपको पता है। जब भी रासायनिक गुणधर्म पढ़े जाते हैं उसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं ही पढ़ी जाती है। तो 4 प्रकार की अभिक्रियाएं मैं आपको बता के गया था कि सबसे पहले अपन पढ़ेंगे धातुओं का वायु में दहन, फिर पढ़ेंगे धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, फिर पढ़ेंगे धातुओं के तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया और लास्ट में डिस्कस करेंगे धातु के अन्य धातु लवणों के विलयनों के साथ अभिक्रिया। जिसमें से पहली अभिक्रिया अपन ने स्टार्ट की थी धातुओं का वायु में दहन। और आपको पता है वायु में दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया, और जब धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें प्राप्त होता है धातु ऑक्साइड। इतना अपन ने लिख लिया था। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके अंदर भी अपन 4 चीज़ और पढ़ेंगे। पहला था उभयधर्मी ऑक्साइड, जो भी अपन डिस्कस कर चुके थे। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब होता है कि जो धातु ऑक्साइड बना था वो जनरली जो धातु ऑक्साइड होते हैं क्षारीय होते हैं, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्लीय और क्षारकीय दोनों गुण दर्शाते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड कहलाते हैं आपके उभयधर्मी ऑक्साइड। यदि उनकी अभिक्रिया अम्ल से होगी तो क्षार की तरह व्यवहार दर्शाएंगे, और क्षार से होगी तो अम्लों की तरह व्यवहार दर्शाएंगे और बनेगा लवण और जल। ये अपन डिस्कस कर चुके थे। इसी अभिक्रिया के अंदर उभयधर्मी ऑक्साइड के बाद में सेकंड बात जो अपन को याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है? धातु ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो ये भी अपन लिख लेते हैं। हाँ भाई, सेकंड बात करते हैं अपन धातु ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया। हाँ जी, देखिए, तो ध्यान से सुनिएगा। जो धातु ऑक्साइड होते हैं ना, वो जनरली जल में अघुलनशील होते हैं, जल में घुलते नहीं हैं। लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाएंगे और जल में घुलने के बाद में हमें देंगे धातु हाइड्रोक्साइड, यानी क्षार बनाएंगे। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। तो वैसे तो जल में अघुलनशील होंगे धातु ऑक्साइड, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जैसे पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो जल में घुल जाते हैं और क्षार प्रदान करते हैं। तो ये बातें लिख देते हैं। सामान्यतः धातु ऑक्साइड धातु ऑक्साइड, एक मिनट, ये कैमरे में आ रहा है ना भाई, साइड में से कट थोड़ी रहा, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ, प्रॉपर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सामान्यतः धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं,
जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड जैसे कौन कौन से हैं, जैसे पोटेशियम ऑक्साइड, सूत्र क्या होगा इसका, K2O। पोटेशियम की ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे, बनेगा K2O पोटेशियम ऑक्साइड। इसके अलावा सोडियम ऑक्साइड, इसका सूत्र होगा Na2O। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड, चलो नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड, सूत्र क्या होगा इसका, CaO। इसके अलावा मैग्नीशियम ऑक्साइड, थोड़ा सा मैं पेन को थोड़ा सा और हल्का कर लेता हूँ, है ना, हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका सूत्र MgO। जैसे पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखना ना, हाइड्रोजन गैस भी बनती है ना, लेकिन मैं धातु हाइड्रोक्साइड लेके लिख रहा हूँ यहाँ पे, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड यानी जो कि एक प्रकार का क्या होता है, क्षार होता है, प्रदान करते हैं। क्लियर है भाई। जनरली क्या होता है, जो धातु ऑक्साइड होता है, जो मेटल ऑक्साइड होता है, वो जल में नहीं घुलता है, लेकिन कुछ धातुओं के ऑक्साइड ऐसे हैं, जैसे पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये वाले जो ऑक्साइड हैं, ये वाले जो धातु ऑक्साइड हैं, वो जल में घुल भी जाएंगे और घुलने के बाद में क्या देंगे, धातु हाइड्रोक्साइड, जो कि एक प्रकार का क्षार होता है, और साथ में ना हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है भाई। ठीक है, तो अब इनकी अभिक्रिया लिख देते हैं। आई थिंक ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी, और मैं आपको पुनः बता दूं, एक तो आपको ना भाई वीडियो को लाइक करना है, अधिकतम बच्चों तक शेयर करना है। आप लोग ना बच्चों को जोड़िए भाई, देखिए कॉन्सेप्ट से पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक से चीज़ें लेके चलेंगे, और जो मेरा लिखवाने का तरीका होगा, जो समझाने का तरीका होगा, और जो नोट्स बनाने का तरीका है ना, ये देखना एकदम सुपर है भाई। आपकी बुक में आप लोग जब बुक उठा के देखेंगे ना, तो सब कुछ ना एक साथ मिक्स में लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सी लाइन क्या कह रही है। यहाँ पे ना हर चीज़ को एकदम सीक्वेंस से, कौन सी चीज़ पहले होनी चाहिए, कौन सी बाद में होनी चाहिए, उसी आधार पर पढ़ाई जा रही है, कॉन्सेप्ट से एकदम बेसिक से सिखाई जा रही है। तो आप लोग ना बच्चों को जोड़ो, एक तो दूसरी बात अधिकतम क्लास को शेयर करना है। और ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये सभी PDF नोट्स क्लास वाइज, जैसे आज क्लास में क्या लिखवाया है, इसकी PDF बना के, और टेलीग्राम चैनल है गुरु अकेडमी 8116, गुरु अकेडमी 8116, इस पर जाइएगा, इसको ज्वाइन कर लेना, गुरु अकेडमी 8116 जो टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल भैया ना, जानते हो ना टेलीग्राम चैनल क्या होता है, जैसे अपना व्हाट्सएप होता है, इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है, ऐसे जो ऐप होते हैं ना, वैसे एक ऐप है टेलीग्राम चैनल, है ना। यहाँ पे अपना चैनल है गुरु अकेडमी 8116, सर्च करना मिल जाएगा।
लोगो वही लग रहा है जो यूट्यूब पे लगा हुआ है। इसको ज्वाइन कर लेना। अभी लगभग 45 के आसपास बच्चे हैं इसमें ना, 45 43 के आसपास बच्चे ज्वाइन कर रखा है इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर ये ना जो PDF है ये मैं अपलोड कर देता हूँ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना भाई। तो चलो अब ये अभिक्रिया अपन लिखते हैं। देखो पहली है पोटेशियम ऑक्साइड यानी K2O। वैसे धातु ऑक्साइड जल में अभिक्रिया नहीं करेंगे, लेकिन ये वाले जो ऑक्साइड हैं वो जल से अभिक्रिया करेंगे और कह देंगे धातु हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर बनेगा KOH, साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है भाई ना, धातु हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा जो सोडियम ऑक्साइड है Na2O, ये भी जल से अभिक्रिया होगा, और धातु हाइड्रोक्साइड यानी यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तीसरी जो है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, यहाँ पर क्या होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस, साथ में कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा है MgO प्लस H2O, तो यहाँ पे प्राप्त होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, साथ में कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है भाई। वैसे जनरली ये जल में घुलेंगे नहीं, लेकिन ये वाले जो ऑक्साइड है जल में घुलेंगे, धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, साथ में हाइड्रोजन गैस। ये चीज़ क्लियर है भाई। चलो आगे देखते हैं। इसके अंदर ये जो धातु है ना, इनकी जल के साथ अभिक्रिया देखते हैं, ऑक्सीजन के साथ। वैसे आप लोग देख चुके स्टार्टिंग में कि धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन यहाँ पर ये मुद्दा नहीं है कि क्या बनेगा। यहाँ पर मुद्दा ये है कि इनकी अभिक्रिया की गति देखी जाएगी कि कौन से धातु ऑक्सीजन से तेजी से अभिक्रिया करता है, कौन धीरे अभिक्रिया करता है ना। मेन मोटिव ये रहेगा। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की दर। धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की दर। ओहो ओहो ओहो। हाँ भाई देखिए होता क्या है कि जब धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो धातु ऑक्साइड बनेगा। आप लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में ही। लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा वो नहीं, हमें ये देखना है कि कौन तो तेज़ी से अभिक्रिया कर रहा है, कौन थोड़ा धीरे गति से अभिक्रिया कर रहा है। तो जो पोटेशियम और जो सोडियम होता है ना, ये क्या करते हैं, बहुत तेज़ गति से अभिक्रिया करते हैं। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, जिससे क्या होता है ना, आग लग जाती है। तो हम क्या करते हैं, आग ना लगे, पोटेशियम सोडियम ना जले, इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, पोटेशियम और सोडियम धातु को कैरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुओं को कैरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। इसके अलावा जो मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है, ये क्या करते हैं, सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे और इन पर धातु ऑक्साइड की पतली परत छट जाती है। अब पतली परत छट गई, अब आगे वापस इनका ऑक्साइड नहीं बनेगा, यानी इनका संचारण नहीं होगा। अभी बताऊंगा क्लियर करके, पहले सुन लीजिए। इसके अलावा जो सोना होता है, चांदी होता है, ये क्या करते हैं, अधिक ताप पर तो अभिक्रिया ही नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले, विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ
विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न दरों से ऑक्सीजन के साथ विभिन्न दरों से यानी अलग अलग गति से अभिक्रिया करते हैं। विभिन्न दरों से अभिक्रिया करते हैं। जैसे हाँ भाई, जैसे सुनिएगा, हाँ भाई, जैसे देखो, जैसे पोटेशियम, एवं सोडियम। हाँ भाई, जैसे पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं, पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं वायु में इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि ये तुरंत आग पकड़ लेती है। ये तुरंत आग पकड़ लेती है। तुरंत आग पकड़ लेती है, इसलिए आकस्मिक आग का मतलब होता है अचानक लगने वाली आग। इसलिए आकस्मिक आग को रोकने के लिए, आकस्मिक आग व पोटेशियम व सोडियम को जलने से रोकने के लिए, व पोटेशियम व सोडियम को जलने से बचाने के लिए, पोटेशियम व सोडियम को केरोसिन के तेल में, पोटेशियम व सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर, केरोसिन व पोटेशियम व सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है भाई। तो जो पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, ये इतनी फास्टली अभिक्रिया करते हैं, इतनी तेजी से अभिक्रिया करते हैं ऑक्सीजन के साथ कि ना अचानक आग लग जाती है, तुरंत आग पकड़ लेती है। तो आकस्मिक आग को रोकने के लिए वह पोटेशियम सोडियम को जलने से, आकस्मिक आग को रोकने के लिए, यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ मैं, आकस्मिक आग को रोकने के लिए, आकस्मिक आग को
रोकने के लिए, व पोटेशियम व सोडियम को जलने से बचाने के लिए पोटेशियम व सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो क्वेश्चन बनता भी है भाई कि पोटेशियम व सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, ऐसे क्वेश्चन भी बनता है। ध्यान रखिएगा, इस लाइन से क्वेश्चन बनाया जाता है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। सेकंड देखो, ये चीज क्लियर? हाँ, इसके अलावा देखो आगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जो लेड जैसी धातुएं होती हैं, इन पर क्या होता है, ऑक्साइड की ना पतली परत छड़ जाती है। सामान्य ताप की बात कर रहे हैं अपन, आगे बताऊंगा होगा क्या इससे, वो देखना एक बार। हाँ, सामान्य ताप पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जो लेड जैसी धातुएं होती है, एक मिनट, मैग्नीशियम लिखो, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक व लेड, सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक व लेड जैसी धातुओं पर ऑक्साइड की पतली परत छड़ जाती है, जो कि इन धातुओं को आगे ऑक्सीकरण से बचाती है, क्या मतलब है सुनिएगा, आगे ऑक्सीकरण से बचाती है। एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लेते हैं भाई, गर्मी का मौसम है। हाँ जी, देखिए ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया होना, और यहाँ पे अपन डिस्कस ही क्या कर रहे हैं, धातु का वायु में दहन यानी ऑक्सीजन से क्रिया। आपने ना लेसन नंबर 1 में एक टॉपिक पढ़ा था, उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, और वहाँ पे आपने 2 चीज़ें पढ़ी थी, संचारण और विकृत गंधिता। तो संचारण का मतलब ही क्या होता है कि जब वो क्या करते हैं, नमी के अंदर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं तो उनकी जो सतह है वो नष्ट होने लग जाती है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जो मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है, ये क्या करते हैं, जैसे ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगा तो बनेगा ऑक्साइड की परत छड़ जाएगी। लेकिन जो ऑक्साइड की परत छड़ती है ना, वो पतली होती है, परत तो छड़ गई लेकिन वो पतली हो गई। अब क्या होगा, अब पतली परत छड़ चुकी है, अब आगे इनका वापिस ऑक्सीकरण नहीं होगा, वापिस ऑक्साइड की परत नहीं छिड़ेगी, मतलब वापिस इनका संचारण नहीं होगा, आगे संचारण नहीं होगा। यानी थोड़ा बहुत संचारण हो चुका है, आगे संचारण से अपन इसको रोक सकते हैं। तो सामान्य ताप पर ये जो धातु है ये क्या करते हैं, ऑक्साइड की पतली परत छड़ जाती है इन पर, जो कि इन धातुओं को आगे ऑक्सीकरण, यानी जब ऑक्साइड की पतली परत छड़ चुकी है तो आगे कैसे ऑक्सीडेशन होगा, कैसे ऑक्सीकरण होगा, उससे बचाएगी। और आगे ऑक्सीकरण नहीं होगा तो संचारण भी नहीं होगा, धातु नष्ट भी नहीं होगी। क्लियर है भाई? चलो, इसका ना यूज भी होता है आगे, अभी मैं जो चौथा पॉइंट पढ़ाऊंगा एनोडीकरण, वहाँ पर इस चीज़ का बहुत यूज होता है, वो डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देखो, सिल्वर यानी चांदी, व सोना, चांदी व सोना अत्यंत अधिक ताप पर भी, अत्यंत
अधिक तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। ऑक्सीजन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी कि कुछ तो ऐसे होते हैं जो बहुत तेज़ गति से अभिक्रिया करते हैं, जैसे पोटेशियम सोडियम। ये जो हैं आराम से मतलब अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेंगे, फिर आगे अभिक्रिया नहीं होगी, आगे ऑक्सीकरण नहीं होगा। जबकि जो सोना है, चांदी है, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कोई अभिक्रिया ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबकी अलग अलग गति होती है। तो इसके अंदर अपने जो पहला चल रहा था धातुओं का वायु में दहन, वो कंप्लीट होने के बाद में आपने उभयधर्मी ऑक्साइड देखा था, फिर ये धातु ऑक्साइड के जल के साथ अभिक्रिया देखी थी, फिर धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की दर देखी है। एक और पॉइंट है इसके अंदर, वो डिस्कस करेंगे, और वो पॉइंट है अपना एनोडीकरण। पॉइंट का नाम क्या है भाई, एनोडीकरण। एनोडीकरण, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग, एनोडीकरण या एनोडाइजिंग। देखिए होता क्या है, अभी आपने एक चीज़ देखी थी कि जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है, ये क्या करते हैं, इन जैसे ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगी, ऑक्साइड की पतली परत छट जाएगी। ठीक है, यदि ये जो पतली परत छड़ी है, यदि हम इसको मोटा करें, तो मोटा करने की जो विधि है ना, वो एनोडीकरण है। यानी एनोडीकरण के द्वारा हम क्या करते हैं, ऑक्साइड की पतली परत को मोटा कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, और यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके चलूंगा एल्यूमिनियम का। किसका, एल्यूमिनियम का। यानी एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत को मोटा करना एनोडीकरण कहलाता है। क्लियर है भाई। अब एनोडीकरण नाम क्यों पड़ा है, ये धीरे धीरे अपन डिस्कस करेंगे, देखना। तो पहले तो मैं परिभाषा लिख देता हूं। एल्यूमिनियम धातु की सतह पर एल्यूमिनियम धातु की सतह पर एल्यूमिनियम धातु की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत को ऑक्साइड की पतली परत को मोटा करना एल्यूमिनियम धातु की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत को मोटा करना एनोडीकरण कहलाता है। एनोडीकरण कहलाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी कि जो एल्यूमिनियम है, वैसे 4 धातु लिखाई थी मैंने, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। इन पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ती है। यदि हम उसको मोटा करना चाहिए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनोडीकरण। यानी उस पतली परत को मोटा किस विधि के द्वारा किया जाता है, एनोडीकरण के द्वारा किया जाता है। तो आप मैंने एक ही एग्जाम्पल उठाया है, एल्यूमिनियम, आपकी बुक में दे रखा है इसलिए। तो एल्यूमिनियम धातु की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत को मोटा करना एनोडीकरण कहलाता है। तो पहले तो बात करेंगे कि जो ऑक्साइड की पतली परत है वो कैसे बनी है, फिर उसको मोटा कैसे करते हैं। ठीक है, देखो तो पहले तो वो देखेंगे जो पतली परत छाती है उसके बारे में बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है और ऑक्साइड की पतली परत छा जाती है। ठीक है, तो ऑक्साइड की परत का निर्माण कैसे होगा, पहले वो बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, और ऑक्सीजन से क्रिया कब करेगा, जब वायु के संपर्क में आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, वायु के संपर्क में आने पर वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर
एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है, जो कि इसे भाई एल्यूमिनियम को ना, जो कि इसे संचारण से बचाती है। भाई एक बार इसका हल्का फुल्का संचारण हो चुका है, ऑक्साइड की पतली परत बन चुकी है, अब आगे संचारण नहीं होगा, मतलब ये है जो कि इसे संचारण से बचाती है, जो कि इसे संचारण से बचाती है। ठीक है, अब क्या करते हैं, एनोडीकरण के द्वारा इस पतली परत को क्या किया जाता है, मोटा किया जाता है। जब मोटा कर देंगे तो संचारण से और अधिक सुरक्षा हो जाएगी। भाई पतली परत से सुरक्षा हो रही थी, मोटा कर देंगे तो उससे तो और भी ज़्यादा वो सेफ हो जाएगा। ठीक है, इसे संचारण से बचाती है। एनोडीकरण प्रक्रिया के द्वारा, एनोडीकरण प्रक्रिया द्वारा, एनोडीकरण प्रक्रिया द्वारा ऑक्साइड की पतली परत को ऑक्साइड की पतली परत को और अधिक, ऑक्साइड की पतली परत को और अधिक मोटा किया जा सकता है, और अधिक मोटा किया जा सकता है। इसे मतलब एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, जिसे इसे संचारण से और अधिक सुरक्षित किया जा सकता है, और अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई होगी। भाई जैसे ही वायु के संपर्क में आएगी, ऑक्सीजन से क्रिया होगी, ऑक्साइड की पतली परत बन जाएगी और संचारण से बचाएगी। लेकिन यदि हम इसको और अधिक मोटा कर दें, कौन सी प्रोसेस के द्वारा, एनोडीकरण के द्वारा, तो संचारण से तो और अधिक सुरक्षा मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी। लेकिन अब बात करते हैं कि और अधिक मोटा करते कैसे इसको, एनोडीकरण के द्वारा, तो सुनिएगा। देखो होता क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूं, फिर उसके बाद में लिखेंगे। ये तो एक पात्र है आपके पास, ठीक है। देखो इस विधि है ना, ये है एक एनोडीकरण के अंदर विद्युत अपघटनी विधि काम में लेते हैं। देखो एक ये आपने बनाया एनोड, विधि का नाम यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, एनोडीकरण है, लेकिन उसके अंदर जो प्रोसेस होगा ना वो ये होगा, विद्युत अपघटनी, ये विधि होगी। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जहां पर भी विद्युत शब्द आएगा आपको एनोड और कैथोड याद आ जाने चाहिए दिमाग में। तो ये एक पात्र है जिसमें एक तो ये जैसे आपने एनोड लगा दिया या आपने कैथोड लगा दिया, ठीक है। और इसके अंदर विलयन भरेंगे, जो विलयन भरा जाता है उसे हम बोलते हैं विद्युत अपघट्य, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य। पूरा एक सेटअप, एक पात्र है जिसके अंदर एनोड और कैथोड है, कोई लिक्विड भरा हुआ है, वो आपका विद्युत अपघट्य है। अब देखो होगा क्या, आगे ना बैटरी सबसे जोड़ेंगे, बैटरी स्विच वगैरह यहाँ से जुड़ा होगा, ये आगे बैटरी से पूरे सेटअप से जुड़ा होगा। अब जैसे इसके अंदर अपन करंट गुजारेंगे, देखो विद्युत अपघट्य के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु H2SO4, ठीक है। अब होता क्या है कि ये एनोड जो है ना, एनोड एल्यूमिनियम की धातु को बनाया जाता है। जैसे ये मेरे पास एल्यूमिनियम की धातु है, इस पर ऑक्साइड की पतली परत छा चुकी है,
इस पर ऑक्साइड की पतली परत छा चुकी है और इसको आपको क्या करना है, मोटा करना है। तो इसको मैं एनोड के रूप में इस्तेमाल करूंगा, यानी जिस एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्साइड की परत को मोटा करना है उसे एनोड के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, और दूसरी कैथोड के रूप में हम लोग कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ही अपन स्विच चालू करेंगे, करंट आएगा, तो एनोड वाले सिरे पर तो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस आएगी। जब ये टूटेगा तो जो ऑक्सीजन गैस तो एनोड वाले सिरे पर आएगी और जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड वाले सिरे पर जाएगी। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, हाइड्रोजन गैस कैथोड वाले सिरे पर जाती है और कैसे याद किया जाता है वो तरीके मैंने आपको बता रखा है। तो एनोड है, इस पर पहले से ही ऑक्साइड की पतली परत छा रही थी। जैसे ही विद्युत अपघटन कराया गया तो जो ऑक्सीजन गैस है वो वापस इसी पर जाएगी और जो ऑक्साइड की पतली परत है उसको क्या कर देगी, मोटा कर देगी, क्योंकि पहले भी ऑक्साइड की परत थी, अब वापस उस पर क्या जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है, तो ऑक्साइड की पतली परत और मोटा हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस कौन सिरे पर जाएगी, कैथोड वाले सिरे पर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एनोड के रूप में आपने किसको इस्तेमाल किया है, जिस एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत को मोटा करना था, इसलिए इसका नाम एनोडीकरण है, क्योंकि जिस पर ऑक्साइड की परत को मोटा करना है उसको एनोड के रूप में यूज किया जा रहा है, तो इसी कारण इसको एनोडीकरण कहते हैं। क्लियर है भाई? तो ये सारी बातें मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ये सारी बातें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। हाँ भाई, तो एनोडीकरण प्रोसेस के बारे में देखते हैं। देखिए, जो मैंने समझाया था भी आपको जस्ट उसी को अपन लिखते हैं। एनोडीकरण द्वारा जिस एल्यूमिनियम की सतह पर यानी जो भी आप लोग एल्यूमिनियम ले रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, एनोडीकरण द्वारा जिस एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्साइड की परत छड़ानी होती है या परत को मोटा करना होता है, ऑक्साइड की परत छड़ानी होती है, उसे एनोड बनाकर, यानी उसको एनोड के रूप में यूज करेंगे ना, पॉजिटिव के रूप में, उसे एनोड बनाकर विद्युत अपघटनी पात्र में, जो पात्र है उसका नाम विद्युत अपघटनी है, क्योंकि विधि कौन सी होगी, प्रोसेस कौन सा होगा, विद्युत अपघटनी, यानी विद्युत के द्वारा टूटेगा, विद्युत अपघटनी, अपघटन में टूटना। एनोड बनाकर विद्युत अपघटनी पात्र में डाला जाता है। एनोडीकरण द्वारा जिस एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्साइड की परत छड़ानी होती है उसे एनोड बनाकर विद्युत अपघटनी पात्र में डाला जाता है तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु H2SO4 तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को विद्युत अपघट्य के रूप में, जो लिक्विड काम लिया जाता है विद्युत अपघटनी विधि में, उस लिक्विड को विद्युत अपघट्य बोला जाता है, जो कि यहाँ पर कौन होगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है, के रूप में उपयोग किया जाता है। क्लियर है भाई? तो आपका जो पात्र है वो ले लिया आपने, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया, उसमें एनोड लगा दिया, कैथोड लगा दिया। एनोड के रूप में क्या लगाया है, एल्यूमिनियम, जिस पर ऑक्साइड की परत छड़ानी होती है। ठीक है, उपयोग किया जाता है। अब चलो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ ना, ताकि क्या होगा, जो PDF बनेगी ना वो थोड़ा अच्छा रहेगा।
एक लाइन तो लिख देता हूँ इसी में। अब विद्युत अपघटन कराने पर, यानी उसमें करंट गुजारेंगे अपन। अब विद्युत अपघटन कराने पर, विद्युत अपघटन कराने पर कैथोड, यानी जो आपका ऋणात्मक वाला सिरा होगा, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस एकत्रित होती है। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस तथा एनोड, यानी धनात्मक वाला सिरा, तथा एनोड बने एल्यूमीनियम पर ऑक्सीजन गैस एकत्रित हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, जिससे एल्यूमीनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत का निर्माण होता है। ऑक्साइड की मोटी परत का निर्माण होता है। अब देखो, जो ऑक्साइड की मोटी परत बनी है ना, इस पर हम क्या करते हैं, कई बार मन चाहे रंगों से, जैसा भी रंग आप लोग चाहे वैसे रंग के और आकर्षक वस्तुएं बनाई जाती है भाई। ठीक है, तो ये बातें मैं लिख देता हूं। ऑक्साइड की इस परत को, ऑक्साइड की इस परत को मन चाहे रंगों से रंगकर ऑक्साइड की इस परत को मनचाहे रंगों से रंगकर आकर्षक वस्तुएं बनाई जाती है। आकर्षक वस्तुएं बनाई जाती है। आकर्षक वस्तुएं बनाई जाती है। तो ये आपका एनोडीकरण कंप्लीट है। तो ना कई बार एनोडीकरण के बारे में पूछा जाता है भाई, एनोडीकरण की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, या एनोडीकरण जो है इसकी प्रोसेस के बारे में पूछा जाता है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जो 4 प्रकार की रिएक्शन थी मैंने आपको बताया था कौन कौन सी। पहले तो आपको धातुओं का वायु में दहन, धातुओं का वायु में दहन पहली रिएक्शन। सेकंड कौन सी बताई थी मैंने आपको, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। पहला धातुओं का वायु में दहन, फिर धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, फिर धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। और लास्ट अभिक्रिया मैंने आपको लिखवाई थी, धातुओं की या धातु की अन्य धातु लवण, अन्य धातु लवणों के विलयनों के साथ अभिक्रिया। विलयनों के साथ
अभिक्रिया। ये 4 अभिक्रिया मैंने आपको बताया था, क्योंकि जब भी रासायनिक गुणधर्म पढ़ना होता है कुल मिला के रासायनिक अभिक्रिया पढ़नी होती है। और ये 4 अभिक्रिया मैंने आपको नोट करवाया था पिछले वीडियो में। धातुओं का वायु में दहन, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, धातुओं के तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया और धातु के अन्य धातु लवणों के विलयनों के साथ अभिक्रिया। इसमें से जो पहली वाली रिएक्शन है, पहली वाली जो रासायनिक गुणधर्म है वो कंप्लीट होता है भाई, ठीक है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें आपको गुरु एकेडमी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगी, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो में अपन इतना डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपन ये सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे भाई, है ना। जल के साथ अभिक्रिया, तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया और धातु के अन्य धातु लवणों के विलयनों के साथ अभिक्रिया। तो इनको तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, PDF बनाएंगे तो उसमें, हाँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुरु एकेडमी, है ना, LK सर। तो क्लास कैसी लगी आपको, लाइक करके तो बताना ही है। किसी भी प्रकार का आपका कोई डाउट हो किसी भी रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना भाई, आपको उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। और अधिकतम बच्चों को जोड़ना है, अधिकतम क्लासेज को शेयर करना है, ठीक है भाई। थैंक यू।